नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है बेसिकली 22 जनवरी यानी कि 22 जनवरी और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे, खासकर उन अभ्यर्थियों को जो गांव के अंतिम पायदान पर हैं, अर्थात जिनको कोई सही एजुकेशन या सही मार्गदर्शन दरअसल नहीं मिल पा रहा है। आइए तो हम लोग सीधे आते हैं आज के रिवीजन पर। और कल हमने जो कुछ पढ़ा था आज हम उसका रिवीजन करते हैं। और मैं डेली आपसे कहता हूं कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन आप लोग रिवीजन जरूर करें, जो कि आपकी परीक्षा के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन कल क्या था? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग रिवीजन करते हैं उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगता है वही मैं रखता हूं। जो मुझे लगता है कि यार नॉर्मल क्वेश्चन उसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो आप ये मत कहिए कि सर आपने जो है 9 ही क्वेश्चन यहां पर रिवीजन कराया, एक छोड़ दिया, ऐसा करके। ठीक है, तो जो मुझे लगेगा यार नहीं यार ठीक है, इतना नहीं इंपॉर्टेंट, उसको मैं ब्रेक कर दिया करूंगा। ठीक है, चलिए। तो 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई स्वामित्व योजना, ये चर्चाओं में रही है, आप जानते होंगे। ठीक है, और स्वामित्व योजना जो कि 24 अप्रैल 2021 से पूर्ण रूप से लागू हो गई थी। ठीक है, ये बेसिकली ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को ड्रोन और जीआईएस तकनीकी का उपयोग करके अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करती है। तो स्वामित्व योजना का संदर्भ किससे है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको स्वामित्व योजना के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई बार जब आप पीसीएस मुख्य परीक्षा का एग्जाम देंगे, आरओ में तो हालांकि ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन पीसीएस का अगर आप एग्जाम देंगे तो वहां पर बेसिकली क्या होगा कि जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उनसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा या उन पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछ लेगा। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आपको कम से कम 125 शब्दों की जानकारी आपको निश्चित तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन के बारे में आप जानते होंगे कि जल जीवन मिशन में उपलब्धि हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है बहुत बढ़िया काम किया यूपी ने, इसलिए जो है दरअसल यूपी को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इसी संदर्भ में दरअसल जो मैंने कल आपको बताया था कि जो बहराइच की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मोनिका जी, और उनको जो है प्रधानमंत्री अवार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। कल एक डेटा हमने आपको बताया था। ठीक है, अलग अलग जो आपके इंटरफेस होते हैं, अलग अलग जो है पेमेंट करने के, जैसे यूपीआई हो गया आपको, और बाकी दो और मैंने कराया था, तो उनके बारे में कल जानकारी दी थी। उसमें बात यह आई थी कि दरअसल डिजिटलाइजेशन के दौर में जो डिजिटल पेमेंट है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। वैश्विक लेवल पर भारत की धाक बहुत बढ़िया से बढ़ी है। और यूपीआई अब तो अलग अलग देशों में भी लॉन्च हो चुका है कि आप वहां पर अगर किसी अलग कंट्री में जाते हैं, अलग अलग देशों में, जैसे नेपाल वगैरह में यूपीआई चलता है, आप जाएं तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपीआई, जिसको हम लोग यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कहते हैं, जिसने दिसंबर 2024 में यूपीआई ने 16.73 बिलियन लेनदेन का नया रिकॉर्ड बनाया, जिसका कुल मूल्य 23.25 लाख करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नाउ विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, कौन कौन देखिएगा? डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मैंने द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कारों के बारे में भी आपसे डिस्कस कल किया था कि डिटेल्स में हमने सबको बताया था कौन कौन सा सम्मान मिला है। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है इस समय। और अभी आप जानते होंगे कि सिंगापुर जो है के जो वो है राष्ट्रपति हैं, वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया के अभी हाल ही में 9 साल पूरे हो गए। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चर्चाओं में है। इसके अलावा विश्व बैंक की जनवरी 2025 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जीईपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अगले 2 वित्तीय वर्षों में 2025-26 और 26-27 की अगर हम बात करते हैं तो 6.7% रहने की स्थिर दर से बढ़ने की इसकी संभावना है। ये बेसिकली जो है वर्ल्ड बैंक ये डेटा रिलीज करता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस डेटा को आप लोग क्या करिएगा, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बैठे मत रहो, नोट डाउन कर लो प्लीज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। चलिए आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 20 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया है। और इसके अलावा स्वदेशी रूप से निर्मित और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास कौन ला पेरूस के 4थे संस्करण में भाग ले रहा है। तो ये भी न्यूज थी चर्चाओं में। और अब हम आते हैं सीधे जो है आज के टॉपिक पर, लेकिन उसके पहले आपसे कोई सूचना देनी है। सूचना यह है कि अगर आपका फोकस बेसिकली यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा तो वहां पर अभी हम लोगों ने
3 महीने का आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया है, यानी कि विद इन 3 मंथ्स हम लोग क्या काम करेंगे, आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको जो है क्वेश्चन को देंगे और उसका आंसर लिखना होगा, उसका फीडबैक देना होगा। कैसे चलेगा प्रोग्राम एक बार थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं आपको। 10 AM पर डेली 10 AM पर आपको जो है क्या होगा, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, शॉर्ट रहेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये आपको विथ आंसर दिए जाएंगे, यानी कि कोई हमारा जैसे टॉपिक है ये, ठीक है, डे वाइज डिवाइड कर रखा है, ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक से हम लोग सुबह 10 बजे आपको 5 क्वेश्चन देंगे विथ मॉडल आंसर, और शाम को इसी टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन हम और देंगे, उसमें भी 2 आपके लॉन्ग होंगे, 3 आपके शॉर्ट होंगे, ठीक है। और इसकी व्याख्या हम लोग नहीं देंगे, इसका फीडबैक आपको हम देंगे चेक करके आपकी कॉपी को। आप इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, इसको तो आपको लिखना है। दोनों को फीडबैक हम आपको देंगे। 48 आवर के अंदर आपके द्वारा लिखे गए उत्तरों को हम लोग जांच करेंगे और उसके बाद क्या कुछ आप में कमी है, क्या कुछ आप में सुधार हो सकता है, आप वो हम लोग फीडबैक देंगे। और इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि जो ये शाम को हम लोग 5 क्वेश्चन देंगे जिसका मॉडल आंसर आपको नहीं देंगे, हम इसको हम लोग यूट्यूब के माध्यम से भी आपको टीचर के द्वारा उसको समझवा देंगे, मतलब कि उसकी फ्रेमिंग करवा देंगे। जैसा कि 2 वीडियो अभी रिलीज हो चुका है, एक इतिहास विषय का और एक जो है आपको इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है। तो ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोग, ओके। तो आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। 2025 में आपको एग्जाम देना होगा तो भी आंसर राइटिंग से जुड़िए, देखिए कैसे कैसे क्या होता है। 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, जितना प्रश्न लिख सकते हैं लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। और इसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप इस मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8604409201 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। यहां पर आप जो है मुझसे सीधे तौर पर बात कर सकते हैं, या पीसीएस में तैयारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आरएम कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप इस नंबर पर कॉल मुझसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसके बाद आप कॉल करिएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग कल के प्रश्न पर, यानी कल हमने एक प्रश्न पूछा था कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह हैं। ये प्रश्न सभी लोगों ने जो है बताया था। सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, मैं सभी का कमेंट देखता रहता हूं, ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों ने डिटेल्स में इसका उत्तर दिया उनको भी बहुत सारा साधुवाद है, बहुत सारा जो है गुड लक है। चलिए अब आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक हमारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अभी ये चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर ये चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि बिकॉज मिसाइल बनाने के लिए जो रक्षा मंत्रालय है आपका, रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स के साथ में क्या किया है, डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसीलिए ये जो आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी है ये क्या है, चर्चाओं में है, ओके। तो रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्या सरफेस टू एयर यानी कि जमीन से आसमान तक जुमला मार करने वाली मारक क्षमता, सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको हम लोग MRSSM कहते हैं, की सप्लाई के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 2960 करोड़ रुपए की लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, साइन किया, यानी कि एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया इस कंपनी के साथ में, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में मिलकर के, ठीक है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने, याद रखिएगा। दूसरा, ये जो आपका MRSSM सिस्टम एक स्टैंडर्ड फिट है जो कई भारतीय नौसेना जहाजों पर लगा है और इसे भविष्य में अधिग्रहण के लिए प्लान किए गए प्लेटफॉर्म पर फिट करने की योजना है। तो ये आप लोग इसको देख सकते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट से बेसिकली क्या होगा कि रक्षा उद्योग में जो है व्यापक स्तर पर जो है रोजगार देखने को मिलेगा। यह भी पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की सप्लाई के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? डीआरडीओ के साथ में, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में, नासा के साथ में, इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है, आप सभी लोग जानते होंगे, तुरंत मैंने इसको बताया है। तो रक्षा मंत्रालय ने दरअसल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक जो है टॉपिक है स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र, ठीक है। ये चर्चाओं में है, अभी जो है भारत ने इस पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और ऐसे प्रश्न दरअसल अक्सर आपके एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना रहता है, ऐसे प्रश्नों पर अपनी पकड़ जबरदस्त बनानी होती है, राइट। चलिए, तो हाल ही में भारत द्वारा अपने पहले स्वदेशी है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भारत किसी भी फील्ड में अगर स्वदेशीकरण में जो है कोई प्रसिद्धि हासिल करता है, स्वदेशीकरण में अगर आगे बढ़ता है, तो वो फैक्ट, वो प्रश्न, वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेक इन इंडिया, मेन इंडिया, ये जो है जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, इस पर बहुत सरकार जोर दे रही है। आप जानते हो कि लंबे समय से, जब से जो है वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, तब से जो है मेक इन इंडिया पर दरअसल बहुत तेजी के साथ काम हो रहा था। इसीलिए, और यही कारण रहा है कि आज हम जो है बहुत तेजी के साथ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर हैं। और बहुत सारी चीजें जो है इसमें है, आप सभी लोग जानते होंगे, फैक्ट अलग अलग, ठीक है। तो हाल ही में भारत द्वारा अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र, ठीक है, इसको याद रखिएगा,
का सफल परीक्षण किया है और इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया, यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज जो कि उड़ीसा में अवस्थित है, यहां पर जो है ये इसका जो है सफल परीक्षण किया गया। ये फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इसे सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी कौन, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। कई बार ऐसे फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब कोई चीज बनाई जाती है तो किस कंपनी के द्वारा, किस संस्था के द्वारा बनाई गई, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि बेसिकली इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा दरअसल इसको जो है बनाया गया है। राइट, याद रहेगा। चलो इसके अलावा यह 6 किलोमीटर दूर ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है और सबसे बड़ी बात है यह दुश्मन के ड्रोन झुंड को रोकने में क्या है, ये कारगर है। ड्रोन झुंड को रोकने में कारगर है। देखो ये एक फैक्ट है। कई बार क्या होता है कि जब ड्रोन से हमले किए जाते हैं तो वो ना रडार में बेसिकली नहीं आ पाते हैं, है ना। ड्रोन जो छोटे होते हैं रडार में नहीं आ पाते हैं। तो अगर माना कि कोई ए कंट्री है और ये इधर कोई सामने कोई बी कंट्री है, ठीक है, और बी कंट्री ने ए कंट्री पर क्या करना है, हमला करना है, तो ये क्या काम करेगा, झुंड में क्या करेगा, झुंड में कई सारे ड्रोनों को क्या करेगा, छोड़ेगा इस पर जो है। और ये इसकी जो है इसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो जो ये अभी भारत ने विकसित किया है, ये ड्रोन झुंड को कवर करने में, यानी कि इसको जो है मिटिगेट मतलब इसको खत्म करने में, इसको जो है डिस्ट्रैक्ट करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। और इजराइल में ये मामला जो है देखा गया था, आपने देखा होगा, ठीक है। तो जो भी ड्रोन, कई सारे अगर ड्रोन अगर होंगे झुंड में होंगे तो उनको बेसिकली जो हम लोगों ने सिस्टम अभी जनरेट किया, मतलब जो बनाया है, वो इसमें कारगर साबित होगा। तो बड़ी उपलब्धि है दरअसल, यानी कि रक्षा क्षेत्र में हम लोग जो है बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यह एक साथ 64 से अधिक सूक्ष्म मिसाइलों को दागने की क्षमता रखता है। सूक्ष्म मिसाइलें जो कि बेसिकली नहीं आती रडार में, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना कि सिस्टम ऐसे ऐसे बन जा रहे हैं, लोग इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई कि रडार में सिस्टम नहीं आ पाता है। अच्छा, अगर कोई चीज, अगर कोई मिसाइल या कोई माना कि कोई एक ए कंट्री है और एक कंट्री बेसिकली बी कंट्री पर हमला कर रही है, और जब ये भैया यहां पर हमला कर रही, सिंपल सी बात है, बी बचाव में कुछ तो करेगा, रडार सिस्टम होता है, देखे भाई मिसाइल कहां पर कैसे कैसे जा रही है। लेकिन अगर ये रडार में ही नहीं आ रही है तो सिंपल सी बात है, फिर तो खतरनाक मामला हो जाएगा। तो इसीलिए आजकल क्या हो रहा है कहां से हमला हो रहा है, किस लेवल का हमला हो रहा है, क्या किस हो रहा है, इसकी पकड़ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम दुश्मन के पावर का आकलन नहीं कर पाएंगे कि यार कितनी तेजी के साथ कौन चीज आ रही है, क्या मिसाइल की क्षमता है, मिसाइल कौन कौन से आ रही है, ड्रोन कौन से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, अगर हम यही नहीं भाप पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तो हम हमारे पास लाख टेक्नोलॉजी होगी, हम नहीं जीत पाएंगे। तो ये अपने आप में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। राइट, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है कि स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है अपने आप, यानी छोटी से छोटी चीज को कवर कर लेगा। भार्गवास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। नंबर 1 कथन है, इसका सफल परीक्षण गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा में किया गया। क्या यह पॉइंट सही है? पहला कथन सही है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा, यह दुश्मन के ड्रोन झुंड को रोकने में कारगर है। बिल्कुल सही बात है, ड्रोन झुंड को जो है रोकने में आराम से कारगर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इस हिसाब से यहां पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिखाई दे रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन सही है, रॉन्ग नहीं पूछा है, राइट पूछा है, तो सी वाला कथन सही हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है आपके सही हैं। सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, ये सियाचिन ग्लेशियर है और ये अभी चर्चाओं में है। और जिनके घर में आर्मी में जो लोग होंगे वो जानते होंगे, कई बार सियाचिन पर जो है हमारे सैनिकों की जो है ड्यूटी लगती है। और सबसे पहले तो मैं सियाचिन ग्लेशियर में जो भी हमारे सैनिक कार्य करते हैं, जो भी जिनकी उनकी ड्यूटी लगती है, सबसे पहले तो मैं उनको नतमस्तक करता हूं कि इतनी ठंड, मतलब माइनस में डिग्री जो टेम्परेचर जाता है वहां पर, ठंडा होता है माइनस में, और मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितनी ठंडी होती है। मतलब एक हल्का सा अगर आप फ्रिज से अभी इस समय अगर आप जो है आइस क्यूब, इनफैक्ट गर्मी में अगर आपको आइस क्यूब फ्रिज से निकाल के अगर आपके बॉडी में लगाया जाता है तो आपको एकदम बिल्कुल वो हो जाता है, खलबली मच जाने लगती है, यार कितना ठंडा लग रहा है, आप बर्फ के टुकड़े को रोक नहीं पाते हैं। और माइनस में, जबरदस्त माइनस में होने पर वहां पर हमारे सैनिक जो है लगे रहते हैं, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो उनको नतमस्तक की, सियाचिन ग्लेशियर पर जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनको नतमस्तक। और आप सभी लोग जानते होंगे ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था, और ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू जो है पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लिया गया था। ऑपरेशन मेघदूत कई बार आपके एग्जाम में चर्चाओं में रहता है कि ऑपरेशन मेघदूत क्या था, ठीक है।
तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। और चर्चाओं में ये सियाचिन ग्लेशियर इसलिए है क्योंकि रिलायंस जियो के द्वारा दरअसल वहां पर 4G और 5G की सुविधाएं जो है वहां पर प्रदान की गई हैं, इसलिए सियाचिन ग्लेशियर अभी चर्चाओं में है। तो चूंकि चर्चाओं में है तो इसलिए यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग आइए देखते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर के बारे में क्या कुछ फैक्ट हमें पढ़ना है। ठीक, चलिए। तो हाल ही में रिलायंस जियो के द्वारा, ये अपना कंपनी का नाम याद रखिएगा, रिलायंस जियो के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में 4G और 5G सेवाएं, यानी कि 4G और 5G दोनों सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है, याद देखिएगा। अच्छा, काराकोरम चर्चाओं में है तो आप जानते होंगे पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में कई बार जो है क्या कहते हैं पूछ लेता है आपके एग्जाम में बहुत बार। तो आज मैं आपको टास्क देता हूं कि जितनी भी आपकी पर्वत श्रेणियां हैं, टास्क नंबर 1, ठीक है। जैसे पूछता है ना कि कई बार नंबर पूछ लेता है, बताओ काराकोरम, ऐसे पूछेगा काराकोरम, ठीक है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी, इसका क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम क्या है ना। तो आप मैप में जो है मैप बनाइएगा, उसके बाद देखिए कौन कौन सी श्रेणी कहां से कैसे कैसे है। तो ये जितने भी आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हैं, इसका क्रम वाइज कहां पर कैसे कैसे हैं, इनको डिटेल्स में आपको पढ़ लेना है। भाई साहब 1% ज्योग्राफी में यहां से पूछता है हर हाल में। नहीं इस बार पूछेगा तो अगली बार पूछेगा, अगली बार नहीं पूछेगा तो अगली बार पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर से। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा प्लीज। इसको आप लोग को अच्छे तरीके से क्या करना है, रेडी कर लेना है आपको, ठीक है। प्लीज इस पर आप लोग फोकस जरूर करिएगा, ओके। ये टास्क आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब आपके सामने है कि यह काराकोरम की 5 बड़े हिमनियों में से सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर यानी कि तजाकिस्तान की फेदरचेनको हिमानी के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह भी आपके फैक्ट है आपके लिए। वैश्विक लेवल पर सियाचिन सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक माना जाता है, ठीक है। और पहले पर कौन है, पहले पर यह फेदरचेनको हिमानी है, ठीक है। यह भी आपको याद रखना, दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर 1984 में भारत नियंत्रण उस पर स्थापित किया ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू। और यह ग्लेशियर जो सियाचिन है वो नुब्रा नदी का जल स्रोत है और नुब्रा नदी स्योक नदी की सहायक नदी है, यह भी ध्यान रखना आपको। तो दोनों फैक्ट आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये ऑपरेशन मेघदूत के बारे में यहां पर लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया अभी। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें। अब आपके सामने प्रश्न है यहां पर कि हाल ही में किसके द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में 4G 5G सेवाएं शुरू की गई, बताओ जल्दी बताओ। अभी जस्ट आपने पढ़ा है, बताओ कि किसने शुरू की हैं 4G 5G सेवाएं, कहां पर, सियाचिन ग्लेशियर में। तो एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो या इनमें से कोई नहीं, सिंपल सी बात है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिलायंस जियो के द्वारा। बस बात खत्म होना, हो गया, बल्ले बल्ले, बस ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे। आप लोग कह रहे हो यार मजा आ रहा है करंट अफेयर पढ़ने में, है ना। देखो करंट अफेयर्स जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही आप सफलता के करीब रहोगे। और जहां एक फला वाली मैगजीन अगर 1 साल वाली पढ़ोगे ना तो कल्याण नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लटक जाओगे भाई साहब। चलो टॉपिक नंबर 4 है भारत रणभूमि दर्शन। ये अभी चर्चाओं में, आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, तो ये एक वेबसाइट है और साथ ही साथ में एक एप्लीकेशन भी है। आप कहेंगे सर ये क्यों बनाया गया है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो भारत के युद्ध क्षेत्र हैं और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दरअसल ये एप्लीकेशन जो आप देख पा रहे हो, ये जो नाम भारत रणभूमि दर्शन, नाम ही से स्पष्ट है, भारत रणभूमि, रणभूमि मतलब युद्ध का क्षेत्र है, रणभूमि दर्शन यानी कि भारत के जितने रणभूमि है, जितने युद्ध क्षेत्र हैं उनका दर्शन करना, उनका पर्यटन करना, यही है। और ये क्या है, एक एप्लीकेशन है और यह एक वेबसाइट है। तो भारत की अपनी विरासत और अपने युद्ध क्षेत्र के बारे में लोगों को जागरूक करना कि इस तरीके से युद्ध यहां पर हुए थे, ये चीजें यहां पर शामिल हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए दरअसल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है क्या है, ये भारतीय सेना का अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है अपने आप में, ठीक है। तो भारतीय सेना के द्वारा सेना दिवस के अवसर पर, अच्छा सेना दिवस कब होता है यह भी हमने आपसे प्रश्न आपको बताया था अगर आपको याद होगा। तो सेना दिवस के अवसर पर सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से भारत के महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करना है। आप चाहे तो घूम सकते हैं, वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र पर्यटन और सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही भारत के सैन्य इतिहास और वीरता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे भारतीयों ने कितने बड़ी मजबूती के साथ, कितनी बहादुरता के साथ में जो है अलग अलग युद्धों को जीता, अलग अलग जो है संघर्ष किया अलग अलग जगहों पर।
इसके अंतर्गत गलवान घाटी, डोकलाम चर्चाओं में रहा, जानते होंगे डोकलाम हो गया, किबिद हो गया, बुमला दर्रा, रोजांगला शामिल हैं और एक शायद एक प्लेस इसमें और कोई शामिल है। ठीक है, तो इन पर जो है खास फोकस है भारतीय सेना का। चलिए आगे, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और ऐप को लॉन्च किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पर्यावरण मंत्रालय या कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। बहुत बहुत सिंपल सा प्रश्न, रक्षा मंत्रालय के द्वारा भाई साहब, सिंपल सा बात है, भारतीय सेना द्वारा रक्षा मंत्रालय के सहयोग से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस बात खत्म। चलो ठीक है, इसको एक बार अच्छे से क्या करना आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, यह रक्षा मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है और ऑप्शन में आपके जो है यहां पर ऑप्शन में आपके भारतीय सेना भी हो सकता है। ठीक है, यह रक्षा मंत्रालय आप लिख कर लीजिएगा, भारतीय सेना, ऑप्शन में भारतीय सेना भी हो सकता है। ठीक है, भारतीय सेना, ऑप्शन में आपके भारतीय सेना भी हो सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके चले, नाउ टॉपिक नंबर 5 है, ब्रिटेन के 10% लोगों ने भारत से 33.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ऑक्सफैम एक संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई और उसने कहा है कि जब हम गुलाम थे, यानी कि लगभग आप मान के लिए 1765 टू 90 यानी कि 1765 से लेकर के 1900 तक ब्रिटेन ने बहुत बड़े स्तर पर भारत की लूट की। बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो जो है यहां पर लेके गए। कहा जाता था कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये कहानियों में नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सही बात है। भारत सोने की चिड़िया थी, वास्तव में थी। और जो भी विदेशी इतिहासकार आए तो उन लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है इस बारे में कि धन धान्य का इतना भंडार था कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पहले कहा जाता था कि भारत में इतनी ईमानदारी थी कि लोग अपने गेट पे ना ताला नहीं लगाते थे, कुंडी नहीं लगाते थे, मतलब जनरली ऐसा गेट बंद किया और छोड़ दिया ऐसा एज इट इज, ताला लगा। इतनी ईमानदारी थी लोगों में। ये हमारे बड़े बड़े इतिहासकार जो यहां से आए, जो विजिट किए हैं, उन्होंने कहा, अपने इतिहास की किताबों में ना दर्ज किया इस बात को, ऐवी कोई हवा में नहीं कह रहा इस बात को। तो भारत इतना समृद्ध था, भारत की सोने की चिड़िया थी। और जो अभी जातिवादिता, धर्म संप्रदाय का जो बोलबाला इस समय हो रहा, जो संप्रदायवाद जो बढ़ा है, वह भी नहीं था। ठीक है, आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई बार हम वेद पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कई बार हम वर्ण व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कई बार हम अलग अलग अपने धर्म ग्रंथों पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हमें दरअसल जानकारी ही नहीं एग्जैक्ट कि हम क्या थे, हमारा देश था और हमारा वास्तव में इतिहास क्या है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये भी है कि जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो मैक्स मुलर की लिखी गई इतिहास को पढ़ते हैं। भारत एक ऐसा अजूबा देश है कि जो अपने इतिहास का द्वारा लिखी गई पुस्तक को नहीं मानता है, नहीं पढ़ता है। हमने जो भी इतिहास पढ़ा, जो भी चीजें पढ़ी, हमने वो मैक्स मुलर जो कि विदेशी इतिहासकार था उसके द्वारा लिखी गई है। सब देशों के इतिहास वही के लोगों ने लिखा है, हमारे देश का इतिहास विदेशी इतिहासकार ने लिखा और हम उसको मानते हैं। तो अगर हमें अपनी ही चीजों पर विश्वास नहीं है तो वो जो लिख के चला गया, जो कार्य किया, क्या कहते हैं उसने, क्या बोलते हैं उसको, जो अंग्रेज था, है ना, उसने मैकाले, जो शिक्षा प्राणी मैकाले बना के चला गया, हम उस पर फॉलो कर रहे हैं। जो इतिहास लिख के चले गए लोग, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति विरासत को नहीं समझते हैं, इसीलिए हम गुलाब भी उस में रहे, लालच भी हमारे भीतर आ गई थी और उसके बाद फिर स्थितियां बिगड़ती चली गई। तो एक जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो भी सबमिट की गई है वो कह रही है कि 1765 से लेकर 1900 के बीच में उपनिवेशवाद के दौरान, है ना, हम उपनिवेशवाद थे के दौरान भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निष्कासन किया गया। एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आप सोचिएगा इस अमाउंट के बारे में जरा एक बार अंदाजा लगा के देखिए कि कितने जीरो लगेंगे इसके आगे। ठीक है, इतना पैसा जो है क्या, जिसमें से 33.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सबसे अमीर 10% के पास गई। ध्यान रखिएगा, यह रिपोर्ट अधिकार समूह ऑक्सफैम इंटरनेशनल की नवीनतम प्रमुख वैश्विक असमानता रिपोर्ट का हिस्सा है, जो हर साल विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले जारी किया था। आप जानते हो कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक होने वाली है और उसके एक दिन पहले दरअसल ये रिपोर्ट जारी की गई है। ओके, चलिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि 70-50 में भारतीय उपमहाद्वीप में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा था। आप सोचो, ये ग्लोबल जो आपका इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था उसमें 25% का हिस्सा था ग्लोबली भारत का, और 1900 के आते आते 2% रह गया। आप सोचिए कि कितनी बुरी स्थिति में भारत आ गया था। हमको तो लगा 2% नहीं रहा होगा, कुछ नहीं रहा होगा।
यह स्थिति कर दी थी अंग्रेजों ने और बाकी अलग अलग जो क्रांताएं थे और जो और भारत की भी गलती इसमें थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक हमारे भीतर एकता नहीं होगा, जब हम धर्म जाति संप्रदाय में बटे रहेंगे तो हम विकास नहीं कर सकते। और यही स्थिति आज भी है। हालांकि शुक्र मनाएं कि हम तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं हम आज भी गलती कर रहे हैं धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर। और पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा करते हैं, गांव का उतना नहीं करता, पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं। खैर, तो ये कुछ डेटा है, आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा, ज्यादा मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो टाइम लग जाएगा। ये एक अच्छा डेटा है, आप इसका इस्तेमाल बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से जो चीजें गड़बड़ हुई हमारे साथ। तो आप डेटा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे है। तो अभी हाल ही में एक्सपैंग द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? नंबर 1 कथन है, यह रिपोर्ट अधिकार समूह ऑक्सफैम इंटरनेशनल की नवीनतम प्रमुख वैश्विक असमानता रिपोर्ट का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, वही है ये। और कुल अरबपतियों की संपत्ति 2023 की तुलना में 2024 में 3 गुना तेजी के साथ बढ़ी है। बिल्कुल ये भी सही डेटा है, ये अंदर लिखा हुआ है मेंशन, आप देख लीजिएगा इसको। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, अब ये सब प्रश्न ऐसे है ना कि अब ऐसे पीछे प्रश्न पूछता है, लेकिन आप क्या करोगे? रटोगे, फला डेट कब हुई, फला डेट कौन उद्घाटन करता है, खाली इतना रट के छोड़ दोगे। लेकिन आप रिपोर्ट्स पर चर्चा नहीं करोगे, आप रिपोर्ट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे नहीं, फिर हक्का बक्का हो जाओगे एग्जाम में, सर बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया। यार ऐसे ही पूछता है प्रश्न भाई साहब, खाली रिपोर्ट जो दी गई इसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, क्या क्या डेटा इसमें दिया गया है, उसी डेटा के आधार पर प्रश्न बना के पूछ लेगा आपसे। अब नहीं पढ़ोगे, खाली रट्टा मार के जाओगे, खाली लास्ट में पढ़ोगे तो क्या लगता है आपको डेटा याद रहेगा क्या? ये नहीं याद रहेगा भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि डेली पढ़ के जाइए आप लोग प्लीज, है ना, करंट अफेयर्स प्लीज। चलो, ये हैबिट डेवलप करवाना है आपके भीतर मुझे, है ना, एनी हाउ। चलो, अब टॉपिक नंबर 6 है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट बैठक है, अभी ये हो रही है। और बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी और 20 से लेकर के 24 जनवरी 2025 के मध्य में होगी। तो ये कुछ डेट हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला है आपका वार्षिक बैठक कौन सी है? जो है 55वीं है, 55वीं। तो ये डेटा आपको याद रखना है। दूसरा, कब से कब तक होगा? 20 से लेकर के 24 जनवरी तक होगा, ठीक है। और कहां पर होगा? स्विट्जरलैंड के दावोस में होगा, ठीक है। और किसकी बैठक है? विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी, क्या कुछ इसका कार्यालय वार्यालय है, ये हमने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले आपको बताया था, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच के बारे में भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, ठीक है। और इस बैठक में जो इसका प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का, वो कौन करेंगे? वो करेंगे भैया आपके केंद्रीय आईटी, प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक और रेलवे मंत्री कौन सा? अश्विनी वैष्णव जी। कौन? अश्विनी वैष्णव जी। पढ़े लिखे मंत्री हैं, अच्छे मंत्री हैं। और वर्तमान सरकार में कुछ मंत्री बहुत अच्छे हैं, जिनमें जैसे कि आपके अश्विनी वैष्णव जी हो गए, और दूसरा आपका जो है जो आपके विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी हो गए, और एक दो मंत्री और अच्छे हैं जो बड़े पढ़े लिखे हैं और टैलेंटेड हैं अपने आप में, ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं। आसो नितिन गडकरी जी है, ठीक है। इसी तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट में भी और अलग अलग जो भी पार्टियां होती हैं उसमें कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे स्तर का काम करते हैं। तारीफ करनी चाहिए जो भी लोग काम करते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, ठीक है। चलिए, और ये काम आपका है कि अच्छे लोगों को आपको भेजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, विश्व आर्थिक मंच 2025 में भारत की भागीदारी का उद्देश्य क्या है? साझेदारी को मजबूत करना, निवेश को आकर्षित करना और देश को सतत विकास और तकनीकी नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। ये इस बार वैश्विक जो आपका आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच 2025, उसमें दरअसल ये उद्देश्य मोटो है बेसिकली अपने आप में कि भारत इस तरीके से आगे से बढ़े, ठीक है। भारत द्वारा इस बार विश्व आर्थिक मंच में 5 केंद्रीय मंत्रियों, 3 उप मुख्यमंत्रियों और कई अन्य राज्यों के मंत्री भी इसमें जो है इस फोरम में, इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? रॉन्ग पूछा है, कौन सा सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होता है। मैं हर दिन जैसे पूछता है सही नहीं है, मैं आपको तुरंत याद दिला देता हूं कि ये जो है आप क्या करिएगा, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। यहां पर बहुत गलती करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं गलती, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा सही नहीं है, यानी कि 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन क्या है कि विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 15 से 20 जनवरी तक होगी। तो ये बैठक सही है क्या? ये पॉइंट सही है क्या? जरा देखो तरा, नहीं सही है, क्योंकि ये 20 से 24 हो रही है और यहां पे क्या लिखा है? 15 से 20 लिखा है। बस ये क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया, इसको कर दो गलत, ठीक है। दूसरा, इस बैठक में केंद्रीय आईटी, प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिल्कुल सही बात है, यही करेंगे, अश्विनी वैष्णव ही करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? सही हो जाता है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग कौन सा है? तो बस रॉन्ग क्या हो जाएगा आपका?
एक वाला हो जाएगा। तो बस एक पर टिक कर दो, एक, और केवल एक कहां पर है, यहां पर है, बस हो गया काम खत्म आपका। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये देखो ए हो गया। टॉपिक नंबर 7, खो खो विश्व कप। खो खो विश्व कप चर्चाओं में है, और जो 90s के जो लोग होंगे वो खो खो खेले होंगे, और बड़ा मजेदार गेम होता है। आज के शायद बच्चे जो खो खो जानते भी नहीं होंगे, वो तो खाली छोटा भीम, बड़ा भीम, मझला भीम, ठीक है, पतला भीम, यही जानते हैं। उनको तो और कुछ आता जाता है नहीं। ठीक है, बिना फोन देखे खाना नहीं खाएंगे, फोन दिखा दोगे तो खाना खाएंगे, फोन दिखाओगे तुम्हारे गोद में आएंगे छोटे बच्चे। भाई साहब छोटे बच्चे किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कम नहीं है, गजब कलाकार हैं, और आपसे तेज हैं भाई साहब। कंप्यूटर चलाने में, फोन चलाने में आपसे कहीं गुना ज्यादा तेज है, खतरनाक है। लेकिन क्षेत्रीयता को और जो है बाकी चीजों को नहीं जानते समझते हैं। हमारे माता पिता की गलती होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो खो खो गेम के बारे में मोस्टली लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ था कि खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया था, जो कि पहली बार आयोजित किया गया था। भारत के निर्देशन में खो खो गेम को पहली बार विश्व कप के रूप में इसको आयोजित किया गया था। और मजेदार बात यह है कि पहली बार ही जो है भारत के द्वारा इस विश्व कप को जीत लिया गया। किससे जीता गया आप कहेंगे? सर नेपाल के साथ। पुरुष विश्व कप में, खो खो विश्व कप भी भारत ने जीता नेपाल से, और इसके अलावा जो है नेपाल के साथ में और कौन जीता? नेपाल के साथ में जो है भारत जीता। और इसके अलावा जो है जो दूसरी बार जो दूसरा हुआ वो महिला खो खो विश्व कप था, और उसमें भी जो है भारत की जीत हुई। यानी कि महिला जो आपका खो खो विश्व कप हुआ उसमें भी भारत ने जीत की नेपाल के साथ, और पुरुष खो खो विश्व कप जो हुआ उसमें भी जीत हुई बेसिकली पुरुषों की, यानी कि भारत की हमारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां पर 2-3 पॉइंट दे रखा है कि 19 जनवरी का दिन खो खो के खेल में भारत के लिए काफी ऐतिहासिक रहा। खो खो के पहले विश्व कप में भारत की महिला टीम के चैंपियन बनने के बाद पुरुष टीम ने भी खिताबी मुकाबले में जीत दर्ज कर ली है। नेपाल को हराकर भारतीय पुरुष टीम विश्व विजेता बनी, और महिला टीम भी नेपाल को हराकर विश्व विजेता टीम बनी। ठीक है, अब पुरुष वाले में देख लीजिए मैच पुरस्कार। मैच का सर्वश्रेष्ठ अटैकर सुयश गार्गेट टीम इंडिया से, मैच का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर रोहित वर्मा टीम नेपाल से, मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन? मेहुल टीम इंडिया से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई साहब, रेडी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि पहली बार ही आयोजित हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए महिला खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले को टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर ली है, और 13 से 19 जनवरी 2025 के मध्य में यह आयोजित हुआ था। यह भी आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुभंकर, तेजस और तारा आप जानते होंगे, और यह मैच पुरस्कार। अब महिलाओं के बारे में बात करते हैं। महिलाओं के बारे में कौन कौन सा मैच पुरस्कार उनको दिए गए? तो मैच की सर्वश्रेष्ठ अटैकर अंशु कुमारी, ठीक है, भारत से हैं। मैच की सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर मनमती धानी नेपाल से हैं, और मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चैथरा बी, ये क्या है? भारत से हैं। तो ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। जो है कि मैच पुरस्कार जो महिला क्षेत्र में हो उनको भी आपको याद रखना है, और मैच पुरस्कार जो पुरुषों के लिए दिए गए वो भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलो आगे। अब आप बताइए कि पुरुष खो खो विश्व कप 2025 का विजेता टीम बनी, कौन बनी? भारत, नेपाल, भूटान, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा है, भारत भैया, बस राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक नंबर 8 है अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, गोरखपुर में यह अवस्थित है, आप जानते होंगे। और 2021 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था एक तरीके से, है ना, जो आपके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और अभी यहां पर क्या किया गया है? अभी चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि वहां पर क्या किया गया है? हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसका? हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। कब किया गया है? 20 जनवरी 2025 को, इसलिए चर्चाओं में है। और शहीद अशफाक उल्ला खां, ये भी आपको जो है रेडी कर लेना है। इसको, इनके बारे में मैंने यहां पर लिखा नहीं, लेकिन आपको रेडी करते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशफाक उल्ला खां कौन? अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां के बारे में आपको क्या करना है? चीजों को रेडी करते हुए चलना है, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा एक बात और महत्वपूर्ण बात है, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, ये सभी जो है क्रांतिकारी हमारे देश के रहे, और ये सभी लोग आर्य समाजी थे। आर्य समाज के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती कहे जाते हैं, मतलब उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और उनकी प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, शायद कोई पढ़ा होगा, पढ़िएगा सत्यार्थ प्रकाश, बड़ी अच्छी बुक है। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, बहुत बहुत पावरफुल बुक है।
अगर इस बुक को आपने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया ना, किसी भी धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय, किसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, किसी भी, चाहे हिंदू धर्म के बारे में जानना हो, चाहे आपको मुस्लिम धर्म के बारे में जानना हो, किसी धर्म के बारे में आपको जानना हो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा। जबरदस्त करंट आपके भीतर दौड़ेगा, एकदम सही नॉलेज, और क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, इसके बारे में बहुत सटीकता के साथ जो है दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। और इसके अलावा जो है मैं बात कर रहा था अशफाक उल्लाह खां की। अच्छा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी लाहौर में, यह भी प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में, ठीक है, इसको भी याद रखना, आर्य समाज से जुड़े हुए। और इसके अलावा 1902 में जो है स्वामी श्रद्धानंद ने जो है गुरुकुल की स्थापना जो है हरिद्वार में की थी, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और हिंदी को लेकर के जो है क्या कहते हैं, बहुत बहुत जबरदस्त काम किया था स्वामी श्रद्धानंद ने, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य भी थे, आप जानते होंगे उनके बारे में, ठीक है। और एक दो फैक्ट उनके बारे में और है, शुद्धि आंदोलन चलाने वाले भी बेसिकली जो है स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और क्या कहते हैं, स्वदेश शुद्धि और स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता स्वामी दयानंद सरस्वती कहे जाते हैं। उसके बाद फिर स्वामी श्रद्धानंद का नाम आता है इसमें, ठीक है। और बात अशफाक उल्लाह खां की करते हैं, तो अशफाक उल्लाह खां पर शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में पूछा सकता है, इसको याद रखिएगा। और कहा जाता है कि अशफाक उल्लाह खां और क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, दो हिंदू और मुस्लिम थे, उसके बाद भी एक थाली में खाना खाते थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इतनी ज्यादा जो है प्रेम और वो था, सप्रेम था आपस में जो है, तो एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों क्रांतिकारी थे। लेकिन दुखद इस बात का है, दुख इस बात का है कि हमारे कई सारे किताबों में इन महान क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी ना कह करके बल्कि जो है भारत के क्रांतिकारी आतंकवादी कहा गया। मुझे अफसोस है कि ये इस पर जो है भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था, बाद में शायद इसको भी चेंज किया गया। और बड़ी फेमस किताब है, मैं नाम यहां पर नहीं लूंगा, और कुछ टाइम पहले तो शायद एनसीईआरटी में भी मेंशन था, एनसीईआरटी से शायद हट गया है, लेकिन कुछ किताबें अभी भी यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं। सोचो, अगर आईएएस की तैयारी करने वाला, पीसीएस की तैयारी करने वाला अगर ऐसी किताबों को पढ़ेगा, ऐसे इतिहास को पढ़ेगा, क्या करेगा वो? भगवान ही मालिक हैं, ईश्वर मालिक हैं। खैर, तो ये क्रांतिकारी आतंकवादी नहीं थे, बल्कि क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने समय का जो है बहुत अच्छे से सदुपयोग करके देश को आजादी दिलाने में जो है पूर्ण योगदान है। देश की आजादी दिलाने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं रहा है कि किसी एक व्यक्ति ने जो आजादी दिलाई, आजादी दिलाने में बहुत सारे महान महान लोगों ने उनका हाथ रहा है, जिसमें आपका भगत सिंह से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, आपके जो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, और बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं क्रांतिकारी से लेकर के अलग अलग जो है, चाहे वो आपके गर्म दल के नेता रहे हो, चाहे आपके नरम दल के लोग रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट रहा है। इसके अलावा शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान को सामान्य तौर पर गोरखपुर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, और 27 मार्च 2021 को योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया था, ठीक है। आप लोग जानते होंगे इसको, ये प्रश्न भी आपके पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा सॉरी, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहां कहां पर हैं, प्राणी उद्यान मतलब, और बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से कहां है, बर्ड सेंचुरीज कौन कौन सी कहां कहां पर हैं, इनकी अवस्थिति, इनका लोकेशन कई बार आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो उसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलो अब यहां पर आपके सामने प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये आपको दे रखा है, ये प्राणी उद्यान और पार्क वगैरह दे रखा है, और यहां पर उसका लोकेशन दे रखा है, कौन सा एक नहीं जो है सही है, आपको बताना है। तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, पीलीभीत में आता है ये। और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान सहारनपुर में है क्या? नहीं, यही गलत है स्टेटमेंट, यानी कि ये कहां पर आपका गोरखपुर में है, ये रॉन्ग हो गया। और राजाजी नेशनल पार्क भैया उत्तराखंड में है, जो हरिद्वार में रहने वाले लोग होंगे ऋषिकेश के आसपास, वो लोग राजाजी नेशनल पार्क के बारे में बढ़िया तरीके से जानते होंगे, ठीक है। दूसरा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है, बिल्कुल सही बात है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बी क्या है आपका? रॉन्ग है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बी। नाउ टॉपिक नंबर 9 है पेंगुइन जागरूकता दिवस। 20 जनवरी को बेसिकली पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और आप इसके बारे में जानते होंगे, पेंगुइन के बारे में बेसिकली ये उड़ नहीं पाता है, और जो है ये अभी बदलते हुए मौसमी घटनाओं के कारण, या यूं कहूं मैं क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ये अभी खत्म होते जा रहे हैं, इसकी बड़ी आबादी जो है क्या कहते हैं जो है खत्म हो रही है, इसलिए चर्चाओं में है ये। आइए इसके बारे में देखते हैं। और एक फैक्ट बहुत अच्छा है कि अंटार्कटिका को पेंगुइन की भूमि कहा जाता है, ये इसके लिए फेवरल जो कंडीशन है पेंगुइन के लिए वो अंटार्कटिका है अपने आप में, तो यहां पर इनकी जनसंख्या भी ठीक ठाक है, और इसीलिए अंटार्कटिका को पेंगुइन की भूमि कहा जाता है। ये फेवरल कंडीशन जीने के लिए यहां पर बहुत अच्छी है इसके लिए। बदलती जलवायु के कारण ये जो है खतरे में है, और पहली बार 1972 में कैलिफोर्निया में राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया था। अच्छा, 1972 से एक बात और याद आ गई,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972, यानी कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास किया गया था। 1972 ये पूछता है आपके एग्जाम में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, या 1973 था? मैं सही हूं या मैं गलत हूं? कमेंट करके बताओ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 था। जरा कमेंट करके बताओ मुझे, देखते हैं आपकी बुद्धि कितनी तेज है। बताओ 72 या 73? नेक्स्ट है, यह पक्षी उड़ने में असमर्थ होता है, मैंने बता दिया। और थीम की अगर हम बात करते हैं पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 की, तो थीम है पेंगुइन और उसके ठंडे दक्षिणी घर का जश्न मनाना, ठीक है, ये इसकी थीम है। आगे अब आपके सामने प्रश्न है कि पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बस हो गया आपका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ जाएगा 10वां वेतन आयोग। भैया वेतन आयोग जिनके फादर या मदर सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो है 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हालांकि 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल था वो वर्ष 2000 जो है आपका बेसिकली 26 में समाप्त हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने थोड़ी जल्दबाजी करते हुए उसको 2025 में लागू किए जाने की घोषणा कर दी है, यानी कि केंद्र सरकार के सैलरी में बड़ा जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और चूंकि उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट जो है बेसिकली बीजेपी की ही एनडीए सरकार है, इस ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी अगले वेतन आयोग को मंजूरी देने का प्रयास जरूर करेगी। और मुझे लगता है कि ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको भी फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि जब ये वेतन आयोग लागू होंगे तो एक बड़ी स्तर पर महंगाई भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, और 1947 के बाद से शायद जो है, हाँ 47 के बाद से 7 वेतन आयोग जो है गठित कर दिए गए थे। 2016 में 7वां वेतन आयोग जो आया था, शायद आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है, ये फैक्ट यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, तो 1947 से अब तक कुल 7 वेतन आयोग की गठित किए गए हैं और 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 में लागू हुई थी, ठीक है, जिसका कार्यकाल 2026 में पूरा होना था, जबकि 25 में इसको कर दिया गया। ये फैक्ट यहीं पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये खुशखबरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। ओके, चलिए, वेतन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो पहला कथन है 1947 से अब तक कुल 7 वेतन आयोग गठित किया जा चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में पूरा होना था, बिल्कुल सही बात है, यह भी स्टेटमेंट सही, यानी कि एक भी सही है और दो भी सही है। अब देखो 1 और 2 कहां पर है? तो यहां पर है सी वाले में, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन आपके क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ये देखिए आपका सी स्टेटमेंट। अब आपके सामने एक छोटा सा ऐड है। तो आप जानते होंगे यूपी पीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स डिकोड एग्जाम चला रहा है, जहां पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस टीचर आपको मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, आप जानते होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराया जाएंगे, प्री का भी कराया जाएगा और मेंस का भी कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज कराई जाएगी आपको, प्री की और मेंस की कराई जाएगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। रेगुलर टॉपिक वाइज आपको टेस्ट कराया जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। कोर्स की वैलिडिटी आपकी 18 महीने की रहेगी और अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं इस कोर्स को परचेज करने के बाद, तो एज ए रिवार्ड आपको जो है सारी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। सेपरेट कोर्स आपका सीसेट का चलेगा, हिंदी का भी चलेगा, आपका एसए का भी चलेगा, और इसके अलावा जो फीस होगी बहुत ही अफोर्डेबल होगी, यानी कि बहुत ही नॉर्मल फीस होगी जिसको आप आसानी से पे कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैंने नंबर स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप चाहें तो सीधे उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये जो संस्थान के नंबर दिए गए हैं यहां पर भी आप सीधे क्वेरी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसके अलावा भी गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो गूगल फॉर्म के लिंक को भी जो है क्लिक करके वहां पर सबमिट कर दीजिएगा। मैं आपको कॉल बाद में कर दूंगा या कोई भी अलग टीचर करेगा, और वहां पर आप अपनी पीसीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, तैयारी कैसे करें, बुक लिस्ट से लेकर कोई भी जानकारी चाहिए होगी, वो आप चाहें तो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं, मेरे नंबर पर, या आप जैसा भी चाहेंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि बताओ हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कौन से वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान की गई है? आपके सामने है 5वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, और इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा है, उत्तर जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए, अब आपके सामने एक निबंध है, बदलते दौर में मीडिया की भूमिका। यह निबंध है। आरओ वाले अभ्यर्थी जो होंगे भैया, आरओ वाले, वो लिखिएगा 600 शब्दों में इसको, और जो आपके अभ्यर्थी हैं किसके, पीसीएस वाले, कौन पीसीएस वाले, ये लिखिएगा 700 शब्दों में, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है चर्चा। अब हम लोग मिलेंगे कल। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आराम से आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कभी कॉल अगर आप मेरे को ना कर पाऊं तो प्लीज इसके लिए जो है थोड़ा सा वेट जरूर कर लीजिएगा, या रिमाइंड करा दिया करिएगा, कॉल मैं आपको जरूर करूंगा, ठीक है।
ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।